मैथ्स क्यों ली, ये कब काम आएगा, मुझसे तो ना हो पाएगा। ये सब सिम्टम्स हैं जो तुमको आते हैं जब इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट होता है। एंड इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट होते ही अगर तुम फॉर्मूला शीट खोलकर बंद कर देते हो एंड 5 मिनट बाद रील स्क्रॉल कर रहे हो तो कांग्रेचुलेशंस, तुम नॉर्मल हो। वेलकम टू 60 डे बोर्ड बूस्टर, जहां पर हम कर रहे हैं आज इंटीग्रेशन। एंड बिलीव मी, हम इंटीग्रेशन को स्केरी नहीं कर रहे हैं, रैंडम नहीं कर रहे हैं। वी आर डूइंग इट सिस्टमैटिकली, स्टेप वाइज, एंड उसको बोर्ड फ्रेंडली बना रहे हैं। एंड जस्ट FYI, ये इंटीग्रेशन का 3rd वीडियो है एंड ओवरऑल सीरीज का डे 11 है। तो अगर आपने जस्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया है तो बिलीव मी, यू नीड टू चेक आउट द प्रीवियस वीडियोस, क्योंकि हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जौन से रूल्स लगते हैं वो हमने स्टार्टिंग से किए हैं। सो मेक श्योर यू आर वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोस एंड देन कम टू दिस वीडियो जहां पर हम करने वाले हैं 2 केस स्टडीज सॉल्व। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस स्टडी से। द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय दिस, वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड। हमको रेवेन्यू फंक्शन फाइंड करना है। इफ x इज 4 एंड द रेवेन्यू जनरेटेड इज 20, देन वी हैव टू फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। बहुत बच्चे इन दोनों पार्ट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब होता है जब हमको पर्टिकुलर वैल्यूज गिवन है तो मुझे कांस्टेंट की वैल्यू भी साथ में निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द डिमांड फंक्शन एंड वी आल्सो हैव टू फाइंड द एवरेज रेवेन्यू। तो हमको मार्जिनल रेवेन्यू गिवन है, हमको सबसे पहले निकालना था रेवेन्यू फंक्शन। मार्जिनल रेवेन्यू से जब मुझे रेवेन्यू फंक्शन निकालना होता है तब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो इन रेवेन्यू फंक्शन कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ द मार्जिनल फंक्शन। तो हमारे पास में इट इज गिवन एज 7 - 4x + 3x स्क्वायर एंड साथ में लग जाएगा dx। इसको करने के लिए हम सेपरेटली लिख लेंगे, दिस इज 7dx minus 4x dx and this is 3x square dx। जहां पर भी कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लो। This is x dx and this is 3x square dx। तो सिर्फ dx का इंटेग्रल क्या होता है, x होता है। अदरवाइज हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव द फॉर्मूला दैट x raised to the power n का इंटेग्रल इज x raised to the power n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। तो यहाँ पर इसके ऊपर पावर 1 है, इट विल बिकम x स्क्वायर बाय 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 विच इज 3/3। तो यहाँ पर 3 and 3 gets cancelled, this also gets cancelled। We are left with 7x - 2x square plus x cube एंड लास्ट में आता है हमारे पास में कांस्टेंट। जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो लास्ट स्टेप में आपने प्लस कांस्टेंट जरूर लिखना है। देखो और पार्ट में हमको गिवन है एट x इज इक्वल टू 4 द रेवेन्यू जनरेटेड इज ₹20, देन फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन। देखो हमको क्या करना है, यहाँ पर at x is equal to 4 the revenue generated is ₹20। this information is given to me। अब ये मेरे पास में रेवेन्यू फंक्शन आ गया है। now if I put the value of x as 4 and revenue as 20 तो मेरे को मेरा k की वैल्यू मिल जाएगी। so revenue is 20 and let's put x as 4। this is 28, this is supposed to be 16 into 2 which is 32 and this is supposed to be 64 plus k। तो इसको सॉल्व करेंगे तो we'll get the value of k as -40। तो finally my revenue function in terms of x it can be written as ये वाला exact और साथ में k की वैल्यू ऐड कर देंगे। we have 7x - 2x square plus x cube plus -40। ये बन गया हमारा रेवेन्यू फंक्शन का आंसर। नेक्स्ट पार्ट में मुझे फाइंड करना था डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मतलब होता है मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहा मेरे पास में मेरा रेवेन्यू फंक्शन जो हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन में फाइंड कर दिया है। नाउ रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू एक्स। तो हमारे पास में इस रेवेन्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी इंटू एक्स लिख सकते हैं एंड हमारे पास में this becomes 7x - 2x square plus x cube -40 and p की वैल्यू आ जाएगी, this x will get divided by every term, this will be 7 2x x square and this is 40/x। तो ये आ जाएगा मेरे पास में मेरा डिमांड फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या फाइंड करना है, एवरेज रेवेन्यू फाइंड करना है। नाउ थर्ड पार्ट के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का सिंपली मतलब होता है रेवेन्यू फंक्शन विच वाज इन टर्म्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x। तो रेवेन्यू फंक्शन वाज 7x - 2x स्क्वायर प्लस x क्यूब -40। इसको हम x से डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट 7 - 2x प्लस x स्क्वायर -40/x एंड यस इट इज कमिंग आउट टू बी द सेम एज योर डिमांड फंक्शन।
हाँ जी, अभी एक ही केस स्टडी की है, वी आर लेफ्ट विद वन मोर केस स्टडी एंड तब तक आप रील्स नहीं देखोगे एंड बिलीव मी जौन सा क्वेश्चन पीडीएफ में गिवन है होमवर्क क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करोगे एंड देन यू कैन टेक योर ब्रेक। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड केस स्टडी एंड ये है हमारी नेक्स्ट केस स्टडी एंड बिलीव मी दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको यहाँ पर ग्राफ गिवन है। पहली बात तो बच्चे ग्राफ देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पर ध्यान से देखो एक सप्लाई कर्व है, एक डिमांड कर्व है। जहां पर डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व मीट करते हैं वहां पर हमारा क्या होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उस पर प्राइस है पी नॉट एंड क्वांटिटी डिमांडेड कितना है एक्स नॉट। सिंपल सा ग्राफ है। नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ द मोबाइल फोन वाज 16,000 per unit, then the Sing Mobile sold 20 units every month, and when the price dropped to 10,000, Sing Mobile sold 80 units every month. When the price was 16,000 per unit, 155 mobiles were available per month for sale. अब आपको सबसे पहले ये डिफरेंशिएट करना है कि यहाँ पर हमको 4 केसेस गिवन है, उसमें से 2 केसेस मेरे डिमांड फंक्शन के हैं एंड 2 केसेस मेरे पास में सप्लाई फंक्शन के हैं। जब 16,000 प्राइस था, 20 यूनिट्स वर सोल्ड एवरी मंथ, दिस इज द डिमांड फंक्शन। एंड जौन सा 16,000 पर यूनिट प्राइस है, 155 मोबाइल्स वर अवेलेबल पर मंथ फॉर सेल, सो दिस इज माय सप्लाई फंक्शन। तो बेस्ड ऑन द वैल्यूज गिवन वी हैव टू फाइंड द डिमांड फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस एट दीज गिवन वैल्यूज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में जौन सा ये डिमांड का एंड सप्लाई का ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। तो क्या होता है ना कि जब कोई भी लाइन आपकी ओरिजिन से पास करती है, इफ वी हैव एनी लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट इज ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx। अब लेकिन क्योंकि ये लाइन थोड़ा ऊपर से पास कर रही है सो इट इज ऑफ द फॉर्म mx प्लस c। नाउ इन जनरल अब डिमांड फंक्शन के लिए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेट अस से कि हमारा जौन सा डिमांड फंक्शन है दैट इज ax प्लस b। ओके, अब हमको गिवन है कि एट द प्राइस ऑफ ₹16,000 द क्वांटिटी सोल्ड वाज 20 यूनिट्स एंड एट द प्राइस ऑफ 10,000 द क्वांटिटी सोल्ड वाज 80 यूनिट्स। अब यहां से हम अपनी इक्वेशन बना लेंगे। जौन सी डिमांड है हमारे पास में, डिमांड फंक्शन को P बोलते हैं, दैट इज 16,000, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इज 20, साथ में A प्लस B। ये A एंड B मेरे पास में कॉन्स्टेंट्स हैं जो मेरे पास में नहीं है एंड यहां से हम क्या लिख सकते हैं, 10,000 is equal to 80A plus B. This is my first equation, this is my second equation. दोनों equations को elimination method से हम solve कर लेंगे। We have 80A plus B, this is equal to 10,000. We'll subtract both of them, ये cancel हो जाएगा, 20 minus 80 is minus 60A and this is supposed to be 6,000. तो A की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर minus 100. Now since A की वैल्यू हमारे पास में minus 100 है, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो। Let us say from the first equation मेरे पास में आ जाएगा 16,000 is equal to 20 into minus 100 plus P, this is 16,000 plus 2,000, so मेरे पास में B की वैल्यू आ गई 18,000। In short, now my demand function comes out to be, it was AX plus B, तो A की वैल्यू is minus 100x and B which is 18,000। ये हो गई मेरी डिमांड फंक्शन की वैल्यू। ऑन द सिमिलर नोट हम सप्लाई फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि सप्लाई फंक्शन को हम लिख रहे हैं यहाँ पर Cx प्लस D। अब हमको गिवन था when the price is 16,000, number of units available for sale is 155, and when the price is 10,000, number of units available is 35। तो यहाँ से सप्लाई कितनी है हमारे पास में, this is excuse me, we have 16,000, this is equal to 155C plus D, that is my third equation, and यहाँ से आ जाएगा 10,000 is equal to 35C plus D, let this be my fourth equation। दोनों को solve कर लेंगे similarly elimination method से। So this is 35C plus D and this is how much, 10,000। We will subtract it and हमारे पास में 155 minus 35, this will come out to be how much, this is supposed to be 120C and यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में 6,000। so C की जौन सी वैल्यू है हमारे पास में कितनी आ गई, that is 50। किसी भी एक इक्वेशन में C की वैल्यू डाल दो, हम ये वाली इक्वेशन में डाल देते हैं। तो आपके पास में from fourth we would get 10,000
is equal to 35 into 50 plus D और 10,000 minus 1750, तो आपके पास में D की वैल्यू आ जाएगी 8250 एंड वी कैन से कि जौन सा हमारा सप्लाई फंक्शन है दैट कम्स आउट टू बी Cx plus D था, so it is Cx plus D which is 8250. Next, we have to find out the consumer surplus at 65, 11,500 और we also have to find out the producer surplus. तो सबसे पहले हम consumer surplus का अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं. अगर तो नहीं देखी है कल की वीडियो प्लीज देख कर आओ, उसके अंदर हमने बेसिक क्वेश्चंस किए हैं कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस के. इट इज 0 to x naught डिमांड फंक्शन माइनस x naught into p naught. तो यहाँ पर हमारे पास में x naught कितना है, इट वॉज गिवन टू बी 65. माई डिमांड फंक्शन केम आउट टू बी माइनस 100x प्लस 18,000 dx and x naught is, this is 65, this is 11500. ओके इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास में कैसे आ जाएगी, आई एम जस्ट सॉल्विंग इट इन द रफ. अगर हमारे पास में माइनस 100x dx, इसको सेपरेटली लिख लेंगे एंड दिस इज 18,000 dx. तो यहाँ से माइनस 100 बाहर आ जाएगा. x की इंटीग्रेशन इज, इसको ऐसे लिख देते हैं चलो फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस. हाँ जी, दिस इज x² by 2 एंड यहाँ पर ओनली dx का इंटीग्रल कितना आ जाएगा हमारे पास में, x आ जाएगा. So this comes out to be minus 50x². हमारे पास में आ गया minus 50x² plus 18,000x. तो अब आप इस स्टेप के बाद में डायरेक्टली ये लिख सकते हैं which is minus 50x² plus 18,000x एंड मेरी वैल्यू कहां तक जा रही है, from 0 to 65 minus 7 4. आई एम डायरेक्टली राइटिंग द वैल्यूज, इससे टाइम सेव होता है. आई नो आपको तो करनी ही पड़ेगी कैलकुलेट पेपर में, बट पेपर में इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं आएंगी, आपको छोटी वैल्यूज आएंगी. अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर हम सबसे पहले 65 को डालेंगे वैल्यू x की जगह पर 65 एंड देन हम यहाँ पर x की जगह पर क्या डालेंगे, बीच में माइनस साइन लगाते हैं, x की जगह पर डालेंगे 0. वी हैव दिस व्हिच इज 747500. तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 211250. ऐसे ही हम प्रोड्यूसर सरप्लस भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अब प्रोड्यूसर सरप्लस का कौन सा फॉर्मूला होता है हमारे पास में, दैट इज x naught p naught माइनस 0 से लेकर x naught एंड सप्लाई फंक्शन. तो यहाँ पर हमारे पास x naught 65 है, दिस इज 11500 0 to 65 एंड सप्लाई फंक्शन हमारे पास में आया था 50x plus 8250. तो ये बन जाएगा 747500. नाउ आई एम डायरेक्टली राइटिंग 50x की इंटीग्रेशन हो जाएगी 50x² by 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा एक x साथ में एंड वी हैव टू फिल इन द वैल्यू 0 to 65. तो एक बारी वैल्यू डालेंगे 65, तो इट इज 65 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 8250 इंटू 65 माइनस एक बारी वैल्यू डालेंगे 0, तो वी विल हैव 25 इंटू 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस 8250 इंटू 0 एंड एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर. चलो दिस इज 747500 माइनस 641875 एंड आपका आंसर आएगा 105625. अगर कैलकुलेशन देखकर डर लग रहा है तो डरो नहीं, बोर्ड एग्जाम में इतने बड़े नंबर्स नहीं आएंगे. आप जस्ट इतना कॉन्सेंट्रेट करो कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या लगाया है. एंड दैट इज इट फॉर टुडे. आज हमने किया है 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज ऑफ इंटीग्रेशन, जिसका पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा हाई है. बिलीव मी, इट इज वेरी हाई. तो बहुत अच्छे से करना. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं स्टार्ट एक टॉपिक जिसका वेटेज 15 मार्क्स का है, लाइक अ सॉलिड 15 मार्क्स, विच इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स. सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक करो, बहुत अच्छी लग रही है प्लीज सब्सक्राइब इट एंड कीप स्टडिंग.